स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपने देखा कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, मैटर पाए जाते हैं, वो सभी सॉलिड, लिक्विड या गैस में के फॉर्म में होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्या हम किसी भी मैटर की स्टेट को बदल सकते हैं। तो उसको बदलने से पहले, सीखने से पहले हम आपको कुछ बताते हैं। पहले इसकी जो बेसिक्स हैं, जिसका हम बार बार इनमें इस लेसन में प्रयोग करेंगे। पहला है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है। तो टेम्परेचर को मापने के लिए हमारे पास 3 स्केल है, लेकिन हम इनमें से 2 की ही बात करेंगे। तो एक है डिग्री सेल्सियस स्केल, एक है केल्विन स्केल। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल में क्या रिलेशन है? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन होता है। अब यदि हम अपने हिसाब से, सुविधा के अनुसार, हम 6.16 को छोड़ भी सकते हैं और 273 सिर्फ ले सकते हैं। आगे है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो भी एयर हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है कि सी लेवल पे मापा जाता है, और सी लेवल पे जितना भी प्रेशर डालती है एयर तो उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अब आगे है कि हमने केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलना है। यदि हमने केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो हम उसमें से 273 माइनस कर देंगे, और यदि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं कि क्या हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं 3 तरीक़ों से। एक तो हम टेम्परेचर को चेंज करके चेंज कर सकते हैं, दूसरा उनके प्रेशर को चेंज करके कर सकते हैं उनकी स्टेट को चेंज, या फिर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को ही चेंज करके हम उनका इसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं मैटर की। तो इससे करने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे हमने एक बीकर में आइस रखी है और उसको गर्म करते हैं, और साथ में टेम्परेचर रखा है और थर्मामीटर रखा है टेम्परेचर मापने के लिए। जब हम इनको गर्म करते हैं बर्फ़ को, तो जब तक बर्फ़ पूरी तरह से पिघल नहीं जाती तब तक इसका थर्मामीटर का टेम्परेचर स्थिर रहता है। जैसे ही बर्फ़ पूरी पिघल गई तो थर्मामीटर पर टेम्परेचर राइज का, इंक्रीज़ करने का शो करेगा। इसी तरह जब हम पूरी पानी को हम और गर्म करते हैं तो ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो बॉयल होने से पहले तक इस थर्मामीटर का टेम्परेचर फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे पहले पॉइंट, बर्फ़ जो है मेल्ट हुई है। जिस टेम्परेचर पे जो बर्फ़ मेल्ट होती है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये देखिए, मेल्टिंग पॉइंट है द टेम्परेचर एट which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। तो melting point of ice जो है वो 273.16 केल्विन है, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस है। और जिस टेम्परेचर पर जब भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदलता है उस प्रक्रिया को हम फ्यूज़न कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और उसको यदि केल्विन में बदलेंगे तो 373 केल्विन आ जाएगा। तो अभी मैंने एक्सपेरिमेंट में बताया कि थर्मामीटर का टेम्परेचर राइज नहीं होता जब तक कि पूरी बर्फ़ पानी में नहीं बदल जाती। तो उसका कारण है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह पानी जब तक पूरी तरह भाप नहीं बनना शुरू हो जाता, उबलना नहीं शुरू हो जाता, तब तक भी टेम्परेचर नहीं बदलता। तो उसका भी कारण क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज़ द हीट energy required to change 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point। तो ये था हमारी कि टेम्परेचर से किस तरह हम उसकी स्टेट को बदल सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो कि जिनको गर्म करने से
वो सीधे ही गैस में बदल जाते हैं। जैसे ये देखिए अमोनियम क्लोराइड है, हमने इसको गर्म किया तो ये उसके ऊपर रखी हुई फ़नल है, उसके ऊपर हमने कॉटन प्लग लगा दिया ताकि वो बाहर ना जा सके इसके वाष्प वेपर। तो ये जो वेपर हैं वो फ़नल की सरफेस पे जम जाते हैं। तो इस तरह के जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है? ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब कि यदि कोई मैटर वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो सीधा ही गैस की अवस्था में बदल जाता है बिना लिक्विड स्टेट में बदले, तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। इसी के इसका वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी होता है कि यदि कोई सॉलिड है वो सीधा ही किस में बदल जाए, गैस की अवस्था में बदल जाए, लिक्विड में ना बदले, तो उसको हम भी कहते हैं सब्लिमेशन। इसीलिए जो नेप्थलीन बॉल्स होती हैं जिन्हें कि हम फिनाइल की बॉल्स कहते हैं, जो वाइट कलर की होती हैं, वो हम कीड़ों को भगाने के लिए रखते हैं। तो वो इसलिए रखते हैं क्योंकि सब्लिमेशन नेप्थलीन बॉल्स जो हैं वो लिक्विड में नहीं बदलती, वो सीधे ही क्या बदल जाती हैं, वो गैस में बदल जाती हैं, सब्लाइम्स हो जाती हैं। अब हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर पर। तो कैसे प्रभाव पड़ता है? गैसें, जितनी भी गैसें हैं हम उनको लिक्विफाइड कर सकते हैं विद हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। जो एयर है, एयर को भी हम लिक्विफाई कर सकते हैं, क्या लगाकर? प्रेशर लगाकर, और रिड्यूस द टेम्परेचर को कम करके। आपने ड्राई आइस के बारे में सुना होगा। तो ड्राई आइस क्या है? सॉलिड जो CO2 होती है, गैस होती है CO2 की सॉलिड फॉर्म को हम ड्राई आइस कहते हैं। वो भी क्या होती है? वो सबलाइम हो जाती है। मतलब कि उसको जब हम अंडर प्रेशर, CO2 गैस को जब हम अंडर प्रेशर रखते हैं तो वो लिक्विड में ना बदल के सीधे ही ठोस में बदल जाती है, सॉलिड में बदल जाती है। जब हम प्रेशर को हटाते हैं तो वो क्या हो जाती है? सीधा ही गैस में बदल जाती है, लिक्विड की स्टेट में नहीं आए बिना। तो इसको हम कहते हैं ड्राई आइस। CO2 को सॉलिड फॉर्म को क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। तो अभी जो हमने सीखा, तो ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस। यदि सॉलिड लिक्विड में बदले तो हम उस प्रोसेस को फ्यूज़न कहते हैं। यदि लिक्विड सॉलिड की फॉर्म में बदले तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। और यदि लिक्विड से कोई मैटर गैस में बदल जाए तो उसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन। और यदि गैस से वो क्या बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए, तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन। और सब्लिमेशन क्या है? यदि सॉलिड से गैस में बदल जाए, लिक्विड में ना बदले, या गैस से वो सीधा ही सॉलिड में बदल जाए, तो उस दोनों प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। तो ये था हमारा प्रेशर के कारण या टेम्परेचर के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मैटर की स्टेट को क्या कर सकते हैं? हम बदल सकते हैं। अगला टॉपिक है इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन क्या है? जो इवेपोरेशन क्यों होता है कि हम जानते हैं कि कोई भी लिक्विड जो है, जो पार्टिकल्स के, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो लगातार घूमते रहते हैं, वो कभी भी रेस्ट में नहीं होते। और इवन गिवन टेम्परेचर पे कोई भी एट इवन temperature in any gas, liquid or gas, there are particles with different amount of kinetic energy। तो उन पार्टिकल्स में अलग अलग मात्रा में काइनेटिक एनर्जी होती है। और इन केस ऑफ लिक्विड जो स्मॉल एक्शन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे, उनमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, और वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसके ऊपर के सरफेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, दूसरे पार्टिकल्स के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ के बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन लो बॉइलिंग पॉइंट से जब कोई भी सब्सटेंस होता है और वो वेपर फॉर्म में बदल जाए तो हम उसको कहते हैं इवेपोरेशन। तो सबसे पहले इवेपोरेशन और समझने से पहले हम आपको एक गैस और वेपर में डिफरेंस थोड़ा सा बता दें। तो कोई भी पदार्थ यदि वो गैसीय स्टेट में है
ऑर्डिनरी कंडीशन में। ऑर्डिनरी कंडीशन कैसे कि रूम टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यदि वो गैस की फॉर्म में है तो उसको हम गैस कहेंगे। और वेपर कब कहेंगे, कोई भी सब्सटेंस यदि ऑर्डिनरी कंडीशन में वो सॉलिड या लिक्विड है लेकिन कोई ख़ास कंडीशंस में वो गैस की स्टेट में आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेपर। तो अब हम देखते हैं कि इवेपोरेशन किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इवेपोरेशन जो है सरफेस, यदि हम सरफेस बढ़ा दें तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। तो इसी तरह गीले कपड़ों को हम सुखाने के लिए फैलाकर डालते हैं। जहाँ गर्म कप में पड़ी हुई चाय को ठंडा करने के लिए हम उसको प्लेट में डालकर पीते हैं। इसी तरह टेम्परेचर यदि बढ़ जाए तो इवेपोरेशन की रेट भी बढ़ जाएगी। इसी तरह ह्यूमिडिटी क्या होती है, उमस ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर में जितने भी वाटर अमाउंट हैं वाटर वेपर के, एक निश्चित मात्रा होती है ह्यूमिडिटी एयर में, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। यदि ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। और यदि इसीलिए बरसात के दिनों में जल्दी कपड़े सूखते नहीं हैं, और लेकिन गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम होती है एयर में जो हवा के जो वेपर्स होते हैं वो कम होते हैं, और जिसके कारण कूलर के आगे यदि हम खड़े हों तो कूलर में जो हवा फेंक रहा है कूलर वो जल्दी इवेपोरेट हो जाती है और जिससे कूलिंग इफ़ेक्ट आता है। और विंड की स्पीड से, यदि विंड की स्पीड बढ़ जाए तो इवेपोरेशन की रेट भी बढ़ जाती है। तो जैसे ही हम कहते हैं कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, तो इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट कैसे देता है, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। खुले बर्तनों में लिक्विड जो है लगातार इवेपोरेट होता रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी लेते रहते हैं सराउंडिंग से कि वो जो इवेपोरेशन के दौरान उनकी एनर्जी ख़त्म हुई है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। इसके कारण जो सराउंडिंग है वो हमारी क्या रहती है, ठंडी रहती है। तो इस सबका रिज़ल्ट क्या निकला कि इवेपोरेशन से कूलिंग इफ़ेक्ट आता है। इसीलिए हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों पहनना पसंद करते हैं कि कॉटन जो है एक गुड एब्जॉर्बर है वाटर का, और वो स्वेट मतलब पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है और एटमॉस्फेयर में इसे छोड़ देता है, और जिससे हमें ठंडक महसूस होती है सूती कपड़े पहनने से। इसी तरह है कि जो सी वाटर है, एक और अलग से टॉपिक है कि ग्लास में रखी हुई यदि हम आइस कोल्ड वाटर रखें तो थोड़ी देर बाद उस पर आपको छोटे छोटे पानी की ड्रॉपलेट्स नज़र आते हैं। वो कहाँ से आई हैं, क्योंकि हवा में भी क्या थे, वाटर वेपर थे, और वो कंडेंस होके वो ग्लास की सरफेस पे जम गए। तो ये था हमारे लेसन। और इसके अलावा भी मैटर की सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा भी अब वैज्ञानिकों ने और 2 मैटर बताई हैं, टाइप्स बताई हैं मैटर की, वो हैं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। वो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू।